चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर बुक, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का, जो कंपनी एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 11 है। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में, एक दो लेक्चर्स के अंदर काफी कुछ चीजें मैं आपके साथ एडिशनल डिस्कस करूंगा कि आपको जब एक टॉपिक को पढ़ना है तो उसके लिए बुक्स आपको किस तरीके से हेल्प करेंगी, उसके क्वेश्चन आंसर्स की आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो वो चीजें तो मैं जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स आप लोगों के गूगल ड्राइव लिंक पर अवेलेबल होंगे, इनका पीडीएफ। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल लें, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। ये बात ऑलरेडी मैं आपके साथ इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। फर्स्ट थिंग, ये हमारे सिलेबस की एक डिवीजन आ गई, ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। मैं आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्टर्स के टॉपिक के। हमारा डायरेक्टर्स का टॉपिक प्राइमरीली हम इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13। ये जो चैप्टर नंबर है ये कंपनी एक्ट 2013 के चैप्टर्स हैं। चैप्टर 11 डील करता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स को। चैप्टर नंबर 12 डील करता है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर को। एंड चैप्टर नंबर 13 डील करता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल को। ये चैप्टर के टाइटल्स दिए गए हैं यहां पर। हर एक चैप्टर में कौन कौन से सेक्शंस फॉल कर रहे हैं। सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 172 चैप्टर नंबर 11 के अंदर फॉल करते हैं। सेक्शन 149 से 172 और इनके कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 के अंदर है। चैप्टर नंबर 12 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर, सेक्शन 173 से 195 तक होता था, बट 194 एंड 195 लेटर ऑन ऑमिट कर दिए गए। तो आज की डेट में 173 से 193 सेक्शंस हैं जो हमें चैप्टर 12 में कवर अप करने हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स का नाम है कंपनीज मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स रूल्स 2014। देयर आफ्टर चैप्टर नंबर 13, इसके अंदर छोटा सा चैप्टर है ये, तो सेक्शन 196 से लेकर सेक्शन 205 तक कवर है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स का नाम है कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल रूल्स 2014। तो ये हमारे पास डायरेक्टर्स की 3 चैप्टर्स की क्लासिफिकेशन है। हमारी बुक में ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 3 है। ये जो 11, 12, 13 है ये कंपनी एक्ट 2013 के चैप्टर्स हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ डायरेक्टर, मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दिखाना चाहता हूं। वैसे वो डेफिनेशन कहने को छोटी है बट अपने आप में एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ द टर्म ऑफिसर। ऑफिसर वर्ड को किस तरीके से अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज 59 के अंदर ऑफिसर वर्ड को डिफाइन किया गया है और कहा गया है द टर्म ऑफिसर इंक्लूड्स। एज यू ऑल नो, इंक्लूड्स का मतलब है कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। बिसाइड्स द पर्सन जो यहां पर मेंशन किए गए हैं, इनके अलावा कोई भी और पर्सन इस डेफिनेशन का पार्ट बन सकता है। यह डेफिनेशन कहती है द टर्म ऑफिसर इंक्लूड्स, नंबर 1 इन्होंने कहा डायरेक्टर, नंबर 2 मैनेजर, नंबर 3 की मैनेजरियल पर्सोनल, एंड नंबर 4 एनी पर्सन in accordance with whose directions or instructions the board of director or any one or more of the directors are accustomed to act। means जिसकी डायरेक्शंस के ऊपर डायरेक्टर्स या बोर्ड काम करता है
वो पर्सन भी ऑफिसर की डेफिनेशन में आएगा। जब आप इंटर में प्रमोटर की डेफिनेशन को पढ़ते थे तो प्रमोटर की डेफिनेशन के अंदर ये सेम लैंग्वेज आती थी। प्रमोटर इंक्लूड्स अ पर्सन जिसकी डायरेक्शंस पर या इंस्ट्रक्शंस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं तो कौन से पर्सन यहां पर आ गए? प्रमोटर्स। तो ऑफिसर की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 49 चार वर्ड को इंक्लूड कर चल रही है। 1 डायरेक्टर, नंबर 2 पर मैनेजर, नंबर 3 पर की मैनेजरियल पर्सोनल एंड नंबर 4 पर एनी पर्सन जिसकी डायरेक्शंस के ऊपर, जिसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बोर्ड या कोई भी डायरेक्टर्स काम करता है। नो, अब इसमें जो एक सबसे पहला वर्ड आया वो है डायरेक्टर्स का। अब ये चारों वर्ड जो है यहां पर डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजरियल पर्सोनल या प्रमोटर, ये अलग अलग कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉजेस में डिफाइंड है। मैं आपके साथ अभी जो डिस्कशन कर रहा हूं वो एक वर्ड के ऊपर कर रहा हूं, डायरेक्टर का क्या मतलब होता है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 34, सेक्शन 2 क्लॉज 34 में कहा गया डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। तो एक पर्सन जिसको बोर्ड पर अपॉइंट किया गया है, सिर्फ वही पर्सन डायरेक्टर का काम कर सकता है, वो पर्सन ही डायरेक्टर है। और डायरेक्टर की डेफिनेशन मीन वर्ड के साथ स्टार्ट हुई है, डायरेक्टर मीन्स। एंड कोई भी डेफिनेशन लॉ के अंदर यदि मीन वर्ड के साथ स्टार्ट होती है, द टर्म मीन इंप्लाइज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। इसका मतलब कि जो इस डेफिनेशन में लिखा गया है आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वर्ड्स के दायरे में रहते हुए काम करना है। आप इसमें कोई भी सिमिलर नेचर की एक्टिविटी को, सिमिलर नेचर के इंस्टांसेस को अपने आप कवर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट ए इंक्लूसिव डेफिनेशन। सो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 34, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड, वो पर्सन जिसे बोर्ड पर अपॉइंट किया गया है। तो इसका मतलब कोई भी पर्सन अपने आप को कंपनी का डायरेक्टर नहीं कह सकता जब तक उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बोर्ड? द टर्म बोर्ड सेक्शन 2 क्लॉज 10 में डिफाइन किया गया है एंड द बोर्ड वर्ड यूज किया जाता है एज ए कलेक्टिव नेम फॉर ऑल द डायरेक्टर्स। तो सेक्शन 2 क्लॉज 10, the board of directors or board in a relation to a company means, again the definition starts with the word means एक exhaustive definition, the collective body of the directors of the company। डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी को बोर्ड का नाम दिया जाएगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम दिया जाएगा। फर्स्टली हमने डिस्कस किया कि सेक्शन 2 क्लॉज 59 ऑफिसर की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। द टर्म ऑफिसर इंक्लूड्स 4 पर्सन्स, फर्स्ट वन डायरेक्टर, सेकेंड वन मैनेजर, थर्ड वन की मैनेजरियल पर्सोनल एंड फोर्थ वन एनी पर्सन on whose directions or instructions the board of director or any one or more of the directors are accustomed to act। then फिर हमने उसकी पहले वर्ड को आगे देखा और उसका पहला वर्ड था डायरेक्टर। डायरेक्टर को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 34 में एंड द टर्म डायरेक्टर हैज बीन डिफाइंड इन ए मैनर दैट इट मीन अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। अपॉइंटेड वर्ड की अपनी एक बहुत मेजर रेलिवेंसी है। जब मैं आपके साथ सेक्शन 152 जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का सेक्शन है उसको डिस्कस करूंगा तो वहां पर इस अपॉइंटमेंट वर्ड की रेलिवेंसी आपके सामने आएगी। फिर हमने इसी डेफिनेशन से जो एक वर्ड आया अपॉइंटेड, कहां पर? अपॉइंटेड टू द बोर्ड। अब बोर्ड क्या है? इट इज अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। सो सेक्शन 2 क्लॉज 59, सेक्शन 2 क्लॉज 34 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 10। और अभी मैं आपके साथ बस सिर्फ इतना पार्ट डिस्कस किया है इस डेफिनेशन का। मैनेजर कौन है,
की मैनेजरियल पर्सोनल कौन है, जिसकी डायरेक्शंस पर काम किया जाता है वो पर्सन कौन है। की मैनेजरियल पर्सोनल की डेफिनेशन में बहुत सारे पर्सन आएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इन सारों की क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है इनके, वो सब हमारे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है, जब हम अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ डायरेक्टर्स वर्ड को फोकस कर रहे हैं, मैनेजरियल पर्सोनल वर्ड पर फोकस नहीं कर रहे। वो फोकस आएगा हमारा जब हम चैप्टर नंबर 3 पर जाएंगे। तो अभी मैंने सिर्फ आपको इस डेफिनेशन से जो कराया है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर की डेफिनेशन को कराया है। नाउ अब बढ़ते हैं पहले चैप्टर के ऊपर। कंपनी एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें सेक्शन 149 से लेकर 172 तक कवर हो जाते हैं। मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब भी हम पूरे सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा लगने लगता है। मैंने सिलेबस को 2 पार्ट में बांट दिया, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक लॉ। कॉर्पोरेट लॉ को देख रहा हूं, वो अपने आप में बड़ा लगता है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी लॉ। कंपनी एक्ट अपने आप में बड़ा लग रहा था, मैंने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, डायरेक्टर्स एंड अदर्स। डायरेक्टर्स अपने आप में बड़ा प्रोविजन बहुत डिटेल में है, 3 चैप्टर हैं, 3 हिस्सों में बट गई। अब एक चैप्टर पर बात आ गई। अब उस एक चैप्टर को भी मैंने 4 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस डिवीजन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब हम एक पूरे सिलेबस को देखते हैं, एक चैप्टर को देखते हैं या किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखते हैं कि सेक्शन बहुत बड़ा है, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम इसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, हमारे दिमाग में ये प्रोविजन नहीं सेट हो पाएंगे। तो इसका एक सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है कि आप चीजों को टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल डिवाइड करते चले जाओ उसके सब कंपोनेंट्स के अंदर, और हर एक सब कंपोनेंट अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, उनको हम जल्दी कवर अप कर लेंगे। कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिसको हम काफी डिटेल में कवर अप करेंगे अलोंग विद एग्जांपल्स। सो चैप्टर 1 को मैंने 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपके सामने ये 4 मेजर पार्ट हैं। पहले पार्ट में मैं आपके साथ 2 सेक्शन की डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में प्रोविजंस बताऊंगा। पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे हाउ द डायरेक्टर्स आर बीइंग अपॉइंटेड। सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का है। सेक्शन 152 जनरल सेक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का। सेक्शन 160, 161, 162 एंड 163, ये बीच में 4 सेक्शंस, ये अलग अलग प्रोविजंस देते हैं, स्पेशल प्रोविजंस। देयर आफ्टर फिर हम डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशंस, उनकी वैकेशन, रिमूवल, रेजिग्नेशन, उनको पढ़ेंगे। तो इसको भी मैंने फिर आगे फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक सेक्शन 164 एंड 167 जो डिस्क्वालिफिकेशन एंड वैकेशन की बात करता है, ये दोनों सेक्शन हमारे कंबाइंड में पढ़े जाएंगे। और फिर सेक्शन 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, 168 एंड 169 रेजिग्नेशन एंड रिमूवल के हमने कवर कर लिए। जिस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इनकी डिविजन्स की है। फिर पार्ट आ जाता है अदर प्रोविजंस का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने उन सब बहुत सारे सेक्शंस को इकट्ठा एक लाइन में लास्ट में डाल दिया, जिसमें एक सेक्शन आ गए हमारे डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के, जिसमें सेक्शन 153 से 159 की कवरेज करेंगे हम।
एक सेक्शन आ जाएगा 166 का ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, और फिर लास्ट के 3 मिसलेनियस सेक्शन जिसमें रजिस्टर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट आएंगे, सेक्शन 170 से लेकर सेक्शन 172 तक। अब देखें यदि हम, तो इन टोटल हमें कितने सेक्शंस को कवर अप करना है? 24 सेक्शन है जो हमें कवर अप करने हैं, और उन 24 में से भी यदि हम देखें 12 सेक्शन तो लास्ट में है, अदर्स में, जो बहुत ज्यादा रेलिवेंसी रखते ही नहीं है। तो बाकी के जो 12 सेक्शंस हैं हमारे, ये वाला हिस्सा 12-13 जितने भी सेक्शंस होंगे, आई थिंक 13 बन रहे हैं, 6 8 + 5 13 सेक्शंस। ये सेक्शंस हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये 11 होंगे, फिर 7 8 9, हाँ ये 11 और ये 13 सेक्शंस। तो मैंने 4 पार्ट्स में पूरा का पूरा ये चैप्टर डिवाइड किया हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे हम इसके पहले पार्ट के साथ, रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 2 सेक्शन हमें कवर अप करने हैं, सेक्शन 149 एंड सेक्शन 150। 2 सेक्शंस। स्टार्टिंग करते हैं सेक्शन 149 के साथ। अब वही चीज आ गई कि सिलेबस को डिवाइड किया, उसके डिवीजन को डिवाइड किया, उसके डिवीजन को फर्दर सब डिवाइड किया, चैप्टर्स डिवाइड किए, चैप्टर के टॉपिक्स डिवाइड किए। अब टॉपिक में एक सेक्शन आ गया 149, बहुत बहुत बड़ा सेक्शन है। तो मैंने इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया 4 मेन पार्ट्स के अंदर। ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि जितनी ज्यादा डिवीजन्स होंगी उतना आपके लिए रिटेन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 ये बात करता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। फिर इसमें एक प्रोविजन आता है वुमेन डायरेक्टर का, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 के फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर ही गिवन है। रेजिडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सबसेक्शन 3, 149 टू ट्रांजिशनल प्रोविजन था, उसको जरूरत नहीं है करने की, छोड़ दिया गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सेक्शन 149(4) से लेकर सेक्शन 149 सबसेक्शन 13 तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के प्रोविजन है। नाउ अब जो काम हमें कवर अप करना है आज मैं आपके साथ इस लेक्चर में 1, 2 और 3 इन टॉपिक को डिस्कस करूंगा। अच्छा, एक और चीज, जब आप इन सेक्शंस को पढ़ते हैं तो इन सेक्शंस के नंबर याद करना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए मैंने एक काम किया हुआ है कि जो आपके पास बुक है, मेन बुक, उस मेन बुक के अंदर हर एक चैप्टर की बिगिनिंग में उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से सेक्शंस को कवर अप किया गया है, उन सेक्शंस का टाइटल क्या है, और एक सेक्शन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स को कवर अप करता है, वो साथ साथ मैंने दिया है। जैसे अब हम सेक्शन 149 पढ़ने जा रहे हैं, तो सेक्शन 149 के साथ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 को कवर अप किया जाएगा। सो कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014, ये रूल साथ साथ कवर होंगे। और सेक्शन 149 के साथ आप देखेंगे 3 रूल आ जाएंगे। रूल नंबर 3 वुमेन डायरेक्टर का है, रूल नंबर 4 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है, एंड रूल नंबर 5 क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का है। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनके साथ आपको कोई रूल नहीं पढ़ना, तो वहां पर कोई रूल नहीं मिलेगा, आपको ब्लैंक पोजीशन मिलेगी। तो इन दिस मैनर हर एक चैप्टर के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस, जो सेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स हैं, वो आपको मिलेंगे। कुछ चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर कुछ सेक्शंस को हमारे सिलेबस से बाहर किया गया है, या फिर कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो डिलीट हो गए हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सेक्शन 194 एंड 195 डिलीट हो गया। तो जब हम
चैप्टर नंबर 2 देखेंगे तो 194 एंड 195 एक स्ट्राइक लाइन बीच में है। सेक्शन मैंने जरूर डाले हैं ताकि आपको पता चले सीक्वेंस क्या है और ये कब डिलीट हुए थे, किसने इनको डिलीट किया था। 9 फरवरी 2018 को डिलीट हुए थे और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने इनको डिलीट किया था। इसी तरह से कुछ सेक्शंस ऐसे मिलेंगे जो वैसे तो डिलीट नहीं हुए हैं बट इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिए हैं और सबसे ज्यादा एक्सक्लूजन हुई है वाइंडिंग अप के चैप्टर में। तो वहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं, आपको उन सेक्शंस के आगे स्टार मार्क में लगे हुए मिलेंगे, जैसे 337, 338, 339, 340, 341 सबके आगे एक स्टार लगा हुआ है। और ये स्टार क्या इंडिकेट कर रहा है? ये स्टार इंडिकेट कर रहा है कि ये सेक्शन आपके सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुके हैं। सेक्शन 337 टू 343, 348 टू 351, 359 टू 365 एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस वाइड ICAI अनाउंसमेंट डेटेड 24th of June 2019। तो हर एक चैप्टर के साथ जो आपको सेक्शंस कवर अप करने हैं, जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स हैं, तो वो आपको एक लिस्ट हर एक चैप्टर की बिगिनिंग में अवेलेबल होगी। चलिए बढ़ते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें कि जो हमारे बुक्स में किस तरीके से कंटेंट कवर किया गया है, किस तरीके से नोट्स में कवरेज की है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में वो मैं सब आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। तो आज का हमारे इस लेक्चर का मेन पार्ट है, हमें 3 टॉपिक्स को कवर अप करना है। एक, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को, नंबर 2 वुमेन डायरेक्टर को एंड नंबर 3 रेजिडेंट डायरेक्टर्स को। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 ये क्या कहता है? इसने कहा एवरी कंपनी, वर्ड आ गया एवरी कंपनी। इट मींस पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी, OPC, ईच एंड एवरी कंपनी, सब में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? अभी मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 क्लास 10 में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस व्हाट? अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स और इट शैल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता। से फॉर एग्जांपल कि ए कंपनी इज बीइंग प्रमोटेड बाय अनदर कंपनी, लेट्स से वन कंपनी इज देयर और उसने एक अपनी सब्सिडियरी कंपनी को प्रमोट किया। तो क्योंकि उसने सब्सिडियरी कंपनी को प्रमोट किया तो क्या होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी में डायरेक्टर बन सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि होल्डिंग कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ, यदि वो चाहें तो अपने किसी डायरेक्टर को सब्सिडियरी कंपनी में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करा सकते हैं, बट यदि कंपनी खुद ही कहे, कंपनी की मैनेजमेंट कहे हम तो कंपनी को एज ए डायरेक्टर बना देते हैं और उसका रिप्रेजेंटेटिव आ जाया करेगा किसी भी मीटिंग में, ऐसा नहीं हो सकता। ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अ डायरेक्टर, ओनली इंडिविजुअल। आर्टिफिशियल पर्सन उनको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम नंबर। 1 पर्सन कंपनी एज द नेम सुजेस्ट, इसका मिनिमम क्या हो सकता है? 1। प्राइवेट कंपनी में 2 एंड पब्लिक कंपनी में 3। 1 पर्सन कंपनी 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी 3 डायरेक्टर। दिस इज द मिनिमम नंबर। एंड व्हाट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी 15। चाहे OPC की बात करें, प्राइवेट की बात करें, पब्लिक की बात करें। दैट मीन्स अ प्राइवेट कंपनी may have more than 2 directors but cannot have more than 15 directors. A 1 person company minimum 1 director but maximum 15 director. एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, how in the case of a 1 person company more than 1 person can be appointed as a director? कोई इशू ही नहीं है। 1 पर्सन कंपनी का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक शेयर होल्डर है और एक ही डायरेक्टर है। डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। जब आप
लेटर ऑन स्टेज पर सेक्शन 152 पढ़ेंगे तो सेक्शन 152 के अंदर एक छोटा सा प्रोविजन आता है 1% कंपनी के केस में। मैं दिखा रहा हूं आपको कि कंपनीज के फर्स्ट डायरेक्टर्स में, इन द केस ऑफ एन ओपीसी, एन इंडिविजुअल बीइंग मेंबर shall be deemed to be its first director until the director or directors इसका मतलब एक 1% कंपनी में एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रोविजन मैक्सिमम नंबर का 1% कंपनी के ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं मानकर चलेंगे आप कि ये अदर देन 1% कंपनी है। मैक्सिमम नंबर का जो प्रोविजन है वो 1% कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 ने मुझे 3 बातें दे दी। हर एक कंपनी में बीओडी का होना जरूरी है एंड बीओडी शैल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1, 2, 3, 1 ओपीसी, 2 प्राइवेट, 3 पब्लिक। तीसरी बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इट कैन बी 50। देयर आफ्टर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 ने हमें 2 प्रोवाइजो दे रखे हैं। मैं आपके साथ पहले बात करता हूं इसके फर्स्ट प्रोवाइजो की। इसका प्रोवाइजो नंबर 1 ये कहता है कि जो 15 की मैक्सिमम लिमिट है, यदि आप इससे के बियॉन्ड जाना चाहते हैं, 15 से ज्यादा पर जाना चाहते हैं, ए कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 15 पर्सन्स एज इट्स डायरेक्टर्स, इन दैट केस द अपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, बट फॉर दिस पर्पस स्पेशल रेजोल्यूशन नीड टू बी पास्ड। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। ऐसे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट जो 15 के बियॉन्ड है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं हो सकती। वो स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा कि कंपनी 15 से ज्यादा पर्सन्स को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करना चाह रही है। और जब हम डायरेक्टर वर्ड की बात करें, इंस्टेड ऑफ द वर्ड पर्सन यदि हम इंडिविजुअल वर्ड को यूज करें तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हर एक पर्सन एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। सो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 इसका फर्स्ट प्रोवाइजो हमें प्रोविजन दे रहा है टू अपॉइंट more than 15 director special resolution is required. Now, अब आपके सामने एक छोटा सा वर्ड मैंने यूज किया है, प्रोवाइजो। इंटरमीडिएट के अंदर काफी बार बच्चे कहते हैं कि सर प्रोवाइजो का मतलब होता है एक एक्सेप्शन, बट टू बी मोर प्रिसाइज, प्रोवाइजो का मतलब कोई एक्सेप्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोवाइजो में फर्दर एक्सप्लेनेशन हो सकती है, कोई क्लैरिफिकेशन हो सकती है, कोई डिटेल हो सकती है बिसाइड्स एक्सेप्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेप्शन नहीं होती प्रोवाइजो। प्रोवाइजो एक्सेप्शन को भी कवर करती है। इट मे प्रोवाइड फर्दर एक्सप्लेनेशन, इट मे प्रोवाइड फर्दर डिटेल। जैसे ये कोई एक्सेप्शन नहीं है कि 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। 15 से ज्यादा डायरेक्टर पॉसिबल है, बट उसकी एक कंडीशन बता दी गई और वो कंडीशन है स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिएगा। नाउ इसके अलावा एक और छोटी सी चीज जो आपको इस पूरे कंपनी एक्ट में कवर करने को मिलेगी और इंटर में भी आप कवर करते आ रहे हैं। एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस a number of exemptions are being provided to government companies, to private companies, section 8 companies and the nidhi companies, and most of these exemptions are subject to a condition that the concerned company has not committed a default under section 92 with respect to filing of annual return, and under section 137 with respect to filing of financial statement with the ROC. Now in this case a note is being given here that limit of maximum director and the requirement of the special resolution, it shall not be applicable over the government companies and section 8 companies subject to conditions, and the conditions that implies compliance of section 92, that is filing of annual return with the ROC, and section 137 filing of financial statements with the ROC.
नाउ ये जो कंडीशंस हैं एनुअल रिटर्न की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ये मानकर चलिए आप हर एक जगह पर लिख दो एग्जाम में। कुछ बड़े लिमिटेड से ऐसे प्लेस होंगे जहां पर ये कंडीशंस नहीं होगी, बट मेजॉरिटी एग्जाम्शंस में ये कंडीशंस लगाई गई हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं आप इंटर में भी पढ़ते थे, तो मैंने यहां पर एक चीज लिख दी, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो जहां पर भी एग्जाम्शंस आएंगी तो बार बार इन पॉइंट्स को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये चीज आपको माइंड में रिटेन करनी पड़ेगी कि एग्जाम्शंस आर सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस, दैट इज नंबर 1 फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 विद द आरओसी, एंड नंबर 2 फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विद द आरओसी अंडर सेक्शन 92। सो ये चीज हम लेटर ऑन फिर आगे फर्दर बार बार अपनी डिस्कशन में नहीं लाएंगे। एक बार हमने डिस्कस कर लिया, इंटर में भी आप पढ़ते आ रहे थे। हाँ, एक चीज जो आपके साथ मेन डिस्कस करनी है, बहुत सारी एग्जाम्शंस हैं, बहुत सारी। आपका क्वेश्चन आता है जब बैच खत्म हो जाता है, सर कौन कौन सी एग्जाम्शंस को याद करना है, हमसे तो इतनी सारी एग्जाम्शंस याद नहीं हो रही। सो फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताऊंगा कि एग्जाम्शंस कौन कौन सी आपको याद करनी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन है मैं उनको क्लास नोट्स में कवर करूंगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्शंस हैं मैं उनको क्लास नोट्स में कवर करूंगा। बाकी बुक के अंदर बहुत सारी एग्जाम्शंस मिलेंगी, जो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते वो सारी एग्जाम्शंस को याद कर लें, लेकिन जो थोड़ा सा रिस्क लेने में इंटरेस्टेड है, रीजन बीइंग कि इतनी सारी एग्जाम्शंस याद तो हो नहीं पाएंगी, तो जो एग्जाम्शंस नोट्स में कवर होंगी उन्हीं एग्जाम्शंस पर आप अपना मेन फोकस रखेंगे, आप उनको लर्न करेंगे। तो नाउ सेक्शन 149 सब सेक्शन 1, इसने मुझे क्या प्रोविजन दिया? इसने मुझे 3 बातें बताई। एवरी कंपनी shall have a board of director consisting of individual, minimum director 1 2 3, maximum director 15। फिर उसके बाद बात आ गई इसका फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, क्या 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बट एक कंडीशन लगा दी गई, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और फिर हमने साइमल्टेनियसली उसकी एग्जम्पशन को पढ़ लिया कि जो मैक्सिमम डायरेक्टर है और स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट कंपनीज में एंड सेक्शन 8 कंपनीज में अप्लाई नहीं होगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन। और कंडीशन हमारी वही 2 हैं, नंबर 1 फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द आरओसी एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 विद द आरओसी। जब आप बुक में इस कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको ये एग्जम्पशंस वहीं पर पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखी हुई मिल जाएंगी। जैसे मैक्सिमम डायरेक्टर 15 होंगे, इसका फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 कहता है 15 से ज्यादा के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। और फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर में आ गया, लिमिट ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर्स एंड देयर इंक्रीज is not applicable to government companies and section 8 companies provided these companies has not committed a default in filing of their financial statements under section 137 or annual return under section 92 with the registrar। at a number of places आपको ऐसे पॉइंट्स टू रिमेंबर देखने को मिलेंगे। यदि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की कोई भी नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर इशूड होते हैं तो उनको मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर जनरली कवर कर देता हूं। जैसे ये एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का प्रोविजन है। इसी तरह से रेजिडेंट डायरेक्टर्स में जाएंगे तो मिनिस्ट्री ने 24 मार्च को कोविड-19 को देखते हुए एक सर्कुलर इशू किया था इन रिलेशन टू रेजिडेंट डायरेक्टर, जिसको मैं आज अभी कवर भी कराऊंगा, तो वो मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिख दिया। चलिए, सो ये हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट था नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वो है वुमेन डायरेक्टर्स का। वुमेन डायरेक्टर सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के सेकंड प्रोवाइजो के अंदर कवर अप किया गया है, बट सिर्फ उसमें एक लाइन लिखी हुई है, और वो एक लाइन क्या लिखी हुई है? प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, ओके, वर्ड यूज्ड हुआ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज shall have
at least one woman director. That means not every company. जब मैंने सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 पढ़ा तो एवरी कंपनी वर्ड यूज किया, लेकिन जब हम सेक्शन 149(1) का प्रोवाइजो डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर है प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज शैल हैव एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। अब जब ये प्रिस्क्राइब्ड वर्ड हमारे सामने आ जाएंगे, प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज शैल हैव एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स को हमें कवर करना होगा। तो कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 के रूल नंबर 3 में इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। इसमें प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज के बारे में तो बताया ही गया है, साथ ही 2 एडिशनल प्रोविजन भी दिए गए। एक एडिशनल प्रोविजन है कि इन केस ऑफ अ न्यू कंपनी जो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करती है उनको वुमेन डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट को कितने टाइम पीरियड में कंप्लाई करना होगा। एंड नंबर 2 कि यदि वुमेन डायरेक्टर्स के ऑफिस में कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी क्रिएट हो जाती है देन कितने टाइम पीरियड के अंदर और कौन सा पर्सन उस वैकेंसी को फिल करेगा। तो 3 बातें हैं जो रूल नंबर 3 के अंदर बताई गई हैं। पहली बात हम करते हैं, कौन सी कंपनीज हैं जहां पर वुमेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की जरूरत है। 2 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 में वर्ड यूज किया गया एवरी लिस्टेड कंपनी। एवरी लिस्टेड कंपनी, अब जब वर्ड लिस्टेड यूज किया गया साथ में पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं यूज किया गया, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो लिस्टेड कंपनी है इसमें पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी कवर हो जाएंगी। लॉ ने नहीं लिखी हुई ये बात, लेकिन काफी सारी जगह पर लिस्टेड के आगे पब्लिक वर्ड लिखा गया है। जैसे जब हम सेक्शन 177 पढ़ते हैं ऑडिट कमेटी का, वहां पर भी लिस्टेड पब्लिक लिखा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन पढ़ेंगे अब आगे जाकर 149(4) में, वहां पर भी लिस्टेड पब्लिक लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं 149(4), देखो क्या वर्ड लिखा गया है। 149(4) में कहा गया एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, वर्ड पब्लिक यूज किया गया। तो जहां पर वर्ड पब्लिक यूज हो गया तो इट इंप्लाइज कि हां ये लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी है। लेकिन यदि कंपनी के आगे पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं लिखा और सिर्फ वर्ड लिस्टेड लिखा गया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पब्लिक भी कवर होगा एज वेल एज प्राइवेट भी कवर होगा। आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हाउ प्राइवेट कंपनी कैन बी अ लिस्टेड कंपनी। जब आप सेबी LODR रेगुलेशंस 2015 को पढ़ते हैं तो उन रेगुलेशंस के अंदर एक प्रोविजन आ जाता है। एक प्रोविजन है दैट इज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, ITP का, जो बाद में उसका नया नाम आ गया था इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। वहां पर सेबी अलाउ करती है प्राइवेट कंपनीज को अपनी कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को लिस्ट कराने के लिए। तो सेबी के प्रोविजंस में प्राइवेट कंपनीज की स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती हैं। सो अ प्राइवेट कंपनी कैन आल्सो बी अ लिस्टेड कंपनी। सो यहां पर जब वर्ड यूज किया गया लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड में मैं पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों कंपनीज को लेकर के चलूंगा एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्राइटेरिया पेड अप कैपिटल का, क्राइटेरिया टर्नओवर का मैटर नहीं करता लिस्टेड कंपनीज के केस में। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 सेकेंड कैटेगरी है। सेकेंड कैटेगरी में कहा गया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। सेकेंड कैटेगरी में वर्ड यूज किया गया अनलिस्टेड। लिस्टेड के ऊपर आ गई, अब बच गई अनलिस्टेड। लेकिन अनलिस्टेड में इन्होंने क्लियरली वर्ड मेंशन किया पब्लिक, यहां प्राइवेट कवर नहीं होंगे। तो प्राइवेट कंपनी यदि लिस्टेड नहीं है और इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर दे तो इसका क्या मतलब निकलेगा? क्या इस प्राइवेट कंपनी को जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करे और एक अनलिस्टेड कंपनी है, क्या उस कंपनी में
एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट अराइज होगी? नो, नहीं अराइज होगी। सो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से एक किस लिए मैं कह रहा हूं? बिकॉज द वर्ड और इज यूज्ड इन बिटवीन दीज टू कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, इट इज पेड अप कैपिटल इक्वल टू और मोर देन 100 करोड़, एंड सेकेंड कंडीशन turnover 300 crore or more. This paid up capital and turnover is to be considered as on the last date of the latest audited financial statement. Suppose if I am talking about financial year 2021, for that 2021 I need to consider the financial statements of 2019-20, provided it is being audited, provided वो ऑडिट हो चुकी हो. Last date of latest audited financial statement. At a number of places क्राइटेरिया दे दिया जाता है, बट क्राइटेरिया किस डेट पर मुझे चेक करना है वो नहीं दिया जाता. जैसे सेक्शन 139 पढ़ते हैं ऑडिटर्स का, तो ऑडिटर की रोटेशन के अंदर आपने बता दिया कि इन कंपनीज में रोटेशन होना है, लेकिन आपने बताया नहीं कि वो क्राइटेरिया किस समय चेक करना है. बट वुमेन डायरेक्टर्स के केस में क्लियरली इन्होंने क्राइटेरिया बताया है कि आपको ये क्राइटेरिया किस समय चेक करना है. सो मेरे पास जो प्रोविजन आ गई, नंबर 1, एवरी लिस्टेड कंपनी वेदर इट इज पब्लिक और प्राइवेट, irrespective of paid up capital, irrespective of turnover, must have at least one woman director. नंबर 2, दूसरा केस, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज satisfying criteria out of 2. Number 1, paid up capital that is 100 crore or more, and or turnover 300 crore or more. Now, based on this, मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, और उस एग्जाम्पल के अंदर अराउंड 9-10 केसेस दे रखे हैं, 8 केसेस हैं, सॉरी 8 केसेस हैं इसके अंदर. यहां पर कंपनी का नाम लिखा है एबीसी लिमिटेड पब्लिक कंपनी, ए प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट है, ये फिर पब्लिक आ गई और ये प्राइवेट कंपनीज आ गई. कंपनीज लिस्टेड है, यस, ये दोनों पहली दोनों कंपनीज लिस्टेड है, आगे की सारी अनलिस्टेड है. पेड अप कैपिटल गिवन है, टर्नओवर दिया है, क्या वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है. नंबर 1, यदि कंपनी लिस्टेड है देन ना मुझे पेड अप कैपिटल देखनी, ना मुझे टर्नओवर देखनी, वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है. किस क्राइटेरिया पर? बीइंग अ लिस्टेड कंपनी, क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है. क्या ए प्राइवेट लिमिटेड में वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है? एंड ए प्राइवेट लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी, वो एक लिस्टेड कंपनी है, और लिस्टेड के आगे क्योंकि पब्लिक नहीं लिखा, तो मैं पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों कंपनीज को लेकर चलूंगा. ए प्राइवेट लिमिटेड लिस्टेड है, बीइंग अ लिस्टेड कंपनी इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर. लिस्टेड कंपनी. अब बात आ गई आगे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. अनलिस्टेड में सबसे पहले देखिए वर्ड क्या यूज्ड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. इसका मतलब अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी में, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी में वट एवर इज द पेड अप कैपिटल और टर्नओवर, वुमेन डायरेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अब देखिए अनलिस्टेड प्राइवेट का मैं पहले ये 2 केस ले लेता हूं. बेशक पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है. रीजन, ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है.
ओ सॉरी वर्ड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पर अप्लाई होता है प्रोविजन, और ये एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी, वर्ड लिखो, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी पर प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज पर प्रोविजन अप्लाई किस पर होता है? अनलिस्टेड पब्लिक पर अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, 4 केस हैं, 4 केस अनलिस्टेड वाले, और ये चारों अनलिस्टेड क्या है? पब्लिक कंपनीज है। क्या यहां पर प्रोविजन फुलफिल हो रहा है? ना तो पेड अप कैपिटल थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रही, ना टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रही। रिजल्ट, ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, नंबर 1, पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही, टर्नओवर का क्राइटेरिया भी पूरा नहीं कर रही, इसलिए इस कंपनी में वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो। अगले केस पर चलते हैं, 110 करोड़ 290 करोड़, पेड अप कैपिटल 100 करोड़। यदि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर जाए, देन कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। तो क्योंकि ये एक कंपनी अनलिस्टेड है और इसकी पेड अप कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़ के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, कंपनी मस्ट हैव 1 वुमेन डायरेक्टर एट लीस्ट। नो, अब बात करते हैं जेड लिमिटेड, अनलिस्टेड 90 करोड़ बट टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है। तो अनलिस्टेड कंपनी लेकिन टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए इस कंपनी में भी एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एम लिमिटेड। एम लिमिटेड के अंदर अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है। दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी थी, यहां तो दोनों ही पूरी हो रही हैं। तो बीइंग ए अनलिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल एज वेल एज टर्नओवर दोनों की लिमिट पूरी हो रही है, हेंस कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। सो ये हमारा प्रोविजन आ गया कि किन कंपनीज के अंदर वुमेन डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ अ न्यू कंपनी। प्रोविजन कहता है रूल 3 का, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ ए न्यू कंपनी। मैंने हेडिंग दी है न्यू कंपनी, बट ये हेडिंग मुझे देनी पड़ी, बट ये है गलत। क्यों, अभी बताता हूं। ये कहता है कि कंपनीज कवर्ड अंडर प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया, ये है प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया, तो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विदिन 6 months ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए। ओके, मैं अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, देखिएगा एग्जाम्पल क्या है मेरा। एक कंपनी लेट से बनाई गई, कब बनाई गई? 20th of August 2020 को, 20th अगस्त 2020 को एक कंपनी बनाई गई। जब ये कंपनी बनाई गई 20th अगस्त 2020 को, ये एक अनलिस्टेड कंपनी थी, नंबर 1।
नंबर 2, इसकी पेड अप कैपिटल थी सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए। टर्नओवर तो अभी कोई बात ही नहीं कर सकते, न्यू कंपनी, और कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड। क्या इस कंपनी में एक एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है? जवाब है नहीं होती। नाउ व्हाट हैपेंस? 2 सिचुएशन लेता हूं। दिसंबर 2020 कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज को करा लिया लिस्टेड हो गई ये कंपनी। इसने लिस्टिंग करा ली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। ये अनलिस्टेड ही रहती है और इसने अपनी पेड अप कैपिटल बढ़ा ली, 200 करोड़ रुपए कर दी। इसने अपनी पेड अप कैपिटल 200 करोड़ रुपए कर दी। नो, अब आप कहते हैं न्यू कंपनी के केस में इन कॉरपोरेशन के 6 महीने के अंदर अंदर वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए। ओके, ये पेड अप कैपिटल इसने बढ़ाई है कब? लीजिए 20 मार्च 2021 को, 6 महीने के बाद। यदि एक न्यू कंपनी बनाई गई है तो कंपनी के 6 महीने के अंदर अंदर विदिन 6 मंथ्स, चलो ठीक है, ये तो 20 फरवरी 2020 है, यहां पर 6 महीने इसके पूरे हो जाएंगे कब? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 20 फरवरी 2021 को टाइम है, आप वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे। यहां पर तो ऑलरेडी 6 मंथ्स एक्सपायर हो चुके हैं। कैसे मैं इस 6 मंथ्स को कंप्लाई कराऊं? तो यहां पर तो ये 6 मंथ्स वाला प्रोविजन लग ही नहीं सकता। ये प्रोविजन होना क्या चाहिए था? ये प्रोविजन होना चाहिए था कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी जब इस प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे, एक एग्जिस्टिंग कंपनी यदि इस प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे तो क्राइटेरिया फुलफिल होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको कंप्लायंस करना है, एक वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है। बट जो प्रोविजन आज की डेट में एग्जिस्ट करता है, मैं उसी के हिसाब से काम करूंगा। इन्होंने इसको इन कॉरपोरेशन के रेफरेंस में लिया है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं फ्रेम किया जाएगा जहां पर लॉ का कोई क्लियर प्रोविजन नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो उसका आंसर कहां से दोगे? आपने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया बट लॉ इज साइलेंट ऑन दैट प्रोविजन, लॉ की क्लियर प्रोविजन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते। एग्जाम में क्वेश्चन वही बनते हैं जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग लॉ है, और आज की डेट में एग्जिस्टिंग लॉ में प्रोविजन यह है कि यदि एक कंपनी इस कंपनी एक्ट 2013 एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट होती है और इस प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, देन इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर उसको अपने 1 वुमेन डायरेक्टर के प्रोविजन की कंप्लायंस को इंश्योर करना होगा। और इसी प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक एग्जाम्पल फ्रेम किया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 ये क्या कहता है? एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 5 सितंबर 2020 को विद पेड अप कैपिटल ऑफ 150 करोड़, 150 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल के साथ। विद इन हाउ मच पीरियड वुमेन डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड? अब देखो, कंपनी बनाई गई है एक नई कंपनी, और नई कंपनी का पेड अप कैपिटल पहले से ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। जब कंपनी का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है पहले से ही, इनकॉर्पोरेशन के टाइम से ही,
तो कितने पीरियड में इनको वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी पड़ जाएगी। तो इस केस में वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट इन कॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर अंदर करनी होगी। यहां पर मैंने एग्जाम्पल ऐसा ही फ्रेम किया है जैसा मेरा एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको अब रूल 3 के 2 प्रोविजन करा दिए। रूल 3 का पहला प्रोविजन, कंपनीज रिक्वायर्ड टू हैव वुमेन डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ अ न्यू कंपनी। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड प्रोविजन के ऊपर। इसका थर्ड प्रोविजन है कि यदि वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी क्रिएट हो जाए, देन कितने पीरियड में उस वैकेंसी को फुलफिल करना पड़ेगा और कौन इस वैकेंसी को फिल करेगा, कितने पीरियड में वैकेंसी फिल होगी और कौन इसको फिल करेगा। तो फर्स्ट एस्पेक्ट आ गया, एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड। बोर्ड अथोराइज्ड है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। कितने पीरियड में इस वैकेंसी को फिल करना होगा? जल्दी से जल्दी, एट अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी। हाउएवर, एक टाइम पीरियड दिया गया है, उसके लेट नहीं करना, बट नॉट लेटर देन। और वो टाइम पीरियड क्या है? जिस दिन ये वैकेंसी क्रिएट हो रही है, उस वैकेंसी क्रिएट होने के 3 मंथ और वैकेंसी क्रिएट होने के बाद जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आ रही है, विच एवर इज लेटर। द वर्ड यूज्ड है विच एवर इज लेटर। अर्लियर वर्ड क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे रीजन है, सोचकर देखिए। मान लीजिए एक वैकेंसी क्रिएट होती है 15 सितंबर 2020 को और बोर्ड की मीटिंग थी 3 दिन के बाद 18 ऑफ सितंबर 2020 को। 15 सितंबर को वैकेंसी क्रिएट हुई, 18 ऑफ सितंबर को बोर्ड की मीटिंग है, 3 दिन के अंदर कैसे हम इस वैकेंसी को फिल करते? तो फिर ऐसे केस में 3 महीने का टाइम आ जाएगा, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर इज लेटर। इसका ध्यान रखना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सो एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर, इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड। नंबर 1, कौन फिल्ड करेगा? बोर्ड फिल करेगा, एक बात। नंबर 2, कब फिल करेंगे? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है वुमेन डायरेक्टर्स के वैकेंसी के केस में। नाउ अब मेरे पास इससे रिलेटेड भी मैंने कुछ एग्जाम्पल फ्रेम कर रखे हैं, उन एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस में एक वैकेंसी क्रिएट होती है और वो वैकेंसी कब क्रिएट हुई? 15 ऑफ अगस्त 2020 को। नाउ 15 ऑफ अगस्त 2020 को ये वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो मुझे क्या देखना है? वैकेंसी को नंबर 1 कौन फिल करेगा? बोर्ड फिल करेगा। मैं आपसे इस एग्जांपल में लास्ट डेट की बात कर रहा हूं, लास्ट डेट बाय विच द वैकेंसी इज टू बी फिल्ड सो एज टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। 3 मंथ, इसके 3 महीने पूरे हो रहे हैं 14 ऑफ नवंबर 2020 को। और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट मैंने यहां पर ले ली 15 अक्टूबर 2020 को। मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए एक बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग 3 महीने से पहले हो रही है, तो हमें क्या देखना है? विच एवर इज लेटर, और लेटर क्या है? 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द वैकेंसी। नो, अब एक चीज आपको यहां पर और ध्यान रखनी है कि जब आप ये पीरियड काउंट करते हैं, डेज में, मंथ में, ईयर में, जैसे मैंने 3 मंथ काउंट किए, 15 अगस्त में 3 मंथ ऐड कर दिए, नवंबर आ गया।
बट डेट में मैंने 15 की जगह 14 कर दिया। वाई नॉट 15? इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है। दो चीजों को आपको देखना है। यदि जो काम आपने करना है, यदि वो काम आप उस दिन भी कर सकते हैं जिस दिन कॉज अराइज हुआ था, जिस दिन कॉज अराइज हुआ उस दिन आप उस पर एक्शन ले सकते थे, तो वो दिन भी काउंट हो जाएगा। मान लीजिए 15 ऑफ अगस्त 2020 को ऑलरेडी एक बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड थी, किसी भी रीजन के कारण, कोई भी अर्जेंसी थी, व्हाटएवर इट इज, तो यदि उस बोर्ड मीटिंग में, अब वैसे तो मेरे एग्जांपल में 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हो गया, मान लो ये 14 ऑफ अगस्त है, 14, और 14 अगस्त को मीटिंग शेड्यूल्ड थी, 14 अगस्त को एक मीटिंग शेड्यूल्ड थी। 14 अगस्त की मॉर्निंग में एक वुमेन डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया। उसी दिन शाम को बोर्ड मीटिंग है और बोर्ड मीटिंग के एजेंडा की लास्ट आइटम होती है एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ चेयरपर्सन। बोर्ड मीटिंग में चेयरपर्सन ने एक प्रपोजल रखा एक पर्सन को एज ए वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने का। कंपनी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर की वाइफ को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने का, या फिर किसी भी रिनॉन्ड लेडी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने का प्रपोजल रखा। सारे डायरेक्टर्स ने एग्री कर लिया। सेम डे जिस दिन वैकेंसी क्रिएट हुई, उसी दिन सेम डे पर आपने वैकेंसी को फिल कर दिया। यदि सेम डे पर वैकेंसी फिल हो रही है, बहुत एक्सेप्शनल है बट इट इज पॉसिबल। एक्सेप्शनल केस लिया है कि मैंने कि रिजाइन हुआ, उसी दिन बोर्ड मीटिंग थी, आपको वुमेन डायरेक्टर का प्रपोजल भी मिल गया, आपने सब कुछ चेक कर लिया, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी था उस पर्सन के पास, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी थी और आपने अपॉइंटमेंट कर दी बोर्ड ने। एक्सेप्शनल है बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है। तो यदि सेम डे पर यह काम हो सकता है, तो आपका जो इसका टाइम पीरियड काउंट होता है ऐसी एक्टिविटीज का, वो 1 डे बिफोर काउंट होगा, 1 डे बिफोर काउंट होगा। तो मैंने यहां पर 15 अगस्त की वैकेंसी के केस में 1 डे बिफोर लिया। मान लीजिए वुमेन डायरेक्टर की डेथ हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है, 15 अगस्त को हो सकती है, ऐसा थोड़ी है इंडिपेंडेंस डे है तो 15 अगस्त को डेथ नहीं हो सकती। डेथ हो गई 15 अगस्त को, तो 3 महीने कब तक चलेंगे? 14 ऑफ नवंबर तक, 14 ऑफ नवंबर तक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 4, वैकेंसी क्रिएट हुई इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर ऑन 15 ऑफ अगस्त 2020। डेट ऑफ वैकेंसी 15 अगस्त 2020, इसके 3 महीने 14 नवंबर 2020। बोर्ड मीटिंग हो रही है कब? 1 दिसंबर 2020। 1 ऑफ दिसंबर 2020 में बोर्ड मीटिंग हो रही है। नाउ अब 3 मंथ या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज अर्लियर या विच एवर इज लेटर। अर्लियर लूं तो 14 नवंबर, लेटर लूं 1 दिसंबर, एंड द प्रोविजन इज लेटर। हेंस the last date by which the vacancy is to be filled कौन सी होगी? 1 ऑफ दिसंबर 2020। सो ये हमारे प्रोविजन थे अबाउट द वुमेन डायरेक्टर। जल्दी से एक बार इन प्रोविजंस को दोबारा से रिवाइज करते हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के साथ है, 2-3 प्रोविजन को इंक्लूड किया हुआ है इसमें। नंबर 1, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो कहता है प्रिस्क्राइब्ड कंपनी शैल हैव एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 मुझे 3 प्रोविजन देता है। नंबर 1, उसने कहा कौन सी कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड हैं जहां 1 वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। उसके अंदर 2 कैटेगरी है, एवरी लिस्टेड कंपनी, दैट मे बी पब्लिक, दैट मे बी प्राइवेट, एंड नंबर 2, लिस्टेड के अलावा जो बच गई अनलिस्टेड। अनलिस्टेड में सिर्फ उस कैटेगरी में उसने किन कंपनीज को लिया? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज को कवर किया। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो फिर 2 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करे। पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा, एज
ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड। नंबर 2, उसके बाद हमने बात की कि इन केस ऑफ ए कंपनी विच इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और वो प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया में फॉल कर रही है, द वुमेन डायरेक्टर्स शैल बी अपॉइंटेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तीसरा हमारे पास प्रोविजन आ गया फिलिंग ऑफ इंटरमिटेंट वैकेंसी। एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी क्रिएटेड इन द ऑफिस ऑफ द वुमेन डायरेक्टर इट शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 2 dates। 2 dates में विच एवर इज लेटर, और वो 2 dates कौन सी है? डेट ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग एंड 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर। तो नाउ जब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है वुमेन डायरेक्टर का, क्योंकि सेक्शन 149 ने तो सिर्फ एक लाइन लिखी है, मेजर प्रोविजन इसका रूल नंबर 3 में है। आप यदि ये चीज क्लियरली याद कर सके कि हाँ ये सेक्शन में लिखा है, ये रूल में लिखा है, तो आप अपने आंसर्स को अलग अलग लिखें एज पर सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 सेकंड प्रोवाइजो, या फिर एज पर रूल नंबर 3 ऑफ दिस। बट समटाइम्स इट हैपन कि आपको माइंड में स्ट्राइक नहीं करता कि ये प्रोविजन किसी सेक्शन का है या ये प्रोविजन रूल का है, तो वहां पर सॉल्यूशन क्या बनता है कि आप दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली लिखें। जैसे मैं आपको एक आंसर की प्रेजेंटेशन दिखाता हूं वुमेन डायरेक्टर्स के केस में ही, आप इस तरीके से अपने आंसर को दे सकते हैं। प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 रीड विद रूल 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014, कि आप सेक्शन रीड विद रिलेटेड रूल्स दोनों को साथ ही मेंशन कर दो। नाउ अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 5th of August 2020 को। पेड अप कैपिटल 150 करोड़, लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है। एक प्रोविजन आ गया, क्या कंपनी में एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है? जी हां, कंपनी में एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। कंपनी में 7 डायरेक्टर्स हैं, M1, M2, M3, M4, M5, ये सारे मेल हैं, मेंस हैं, एंड 2 डायरेक्टर W1, W2 ये वुमेन डायरेक्टर्स हैं। ऑफिस ऑफ W1 falls vacant due to resignation on 15th October 2020। 15th of October 2020 को W1 ने रिजाइन कर दिया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। ओके, ऑफिस ऑफ W1 नॉट फिल्ड अप बाय द बोर्ड इन बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 18th of January 2021। 15th of October 2020 जिस दिन रिजाइन किया गया और एक वैकेंसी क्रिएट हुई, इसके 3 महीने पूरे हो गए 14th of January 2021 को, 3 month। 18th January 2021 बोर्ड मीटिंग की डेट, हमारा लॉ कहता है विच एवर इज लेटर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। तो मुझे इस डेट तक 18th जनवरी तक ये अपॉइंटमेंट कर देनी चाहिए थी। 18th जनवरी की बोर्ड मीटिंग में भी ये अपॉइंटमेंट नहीं हुई। बताइए क्या सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कॉन्ट्रावीन हो गया है कि कंपनी में वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसको इन दोनों का लेटर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर उसमें भी फिल नहीं हुआ।
तो यदि आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो आप कहेंगे जी हां, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कॉन्ट्रावीन हो चुका है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कॉन्ट्रावीन हो चुका है, आप यही कहेंगे। बट सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कॉन्ट्रावीन नहीं हुआ। रीजन आप में से कुछ ने आइडेंटिफाई कर भी लिया होगा, बट कुछ अभी भी सोच रहे होंगे क्यों नहीं कॉन्ट्रावीन हुआ। सर आपका आंसर गलत है, कॉन्ट्रावीन हो चुका है। मेरे एग्जाम्पल में कंपनी में 2 वुमेन डायरेक्टर्स थी, W1 W2, 2 वुमेन डायरेक्टर थी, और सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कहता है प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज शैल हैव एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। W1 ने रिजाइन कर दिया, बट स्टिल कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर तो आज भी है। 149(1) की कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। यदि आप इस वैकेंसी को फिल नहीं भी करते, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं चल रही, क्योंकि कंपनी में आज भी एक वुमेन डायरेक्टर एग्जिस्ट करती है। शी इज ऑन द बोर्ड, एक वुमेन डायरेक्टर है। सो ये हमारे प्रोविजन थे एज टू द वुमेन डायरेक्टर्स। सेकेंड प्रोवाइसो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 रीड विद रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। नाउ इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूं रेजिडेंट डायरेक्टर के ऊपर। रेजिडेंट डायरेक्टर में 2 पॉइंट निकल करके आते हैं। सेक्शन 149 सबसेक्शन 3, जब आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ सेक्शंस आपको बुक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, जैसे 149(2) हटा दिया गया। तो ऐसा क्यों है? कुछ जगह पर ऐसे सेक्शन मैंने बुक में कवर नहीं किए। उसका रीजन है कि एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस हर एक सेक्शन में काफी जगह पर ट्रांजिशनल प्रोविजन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब हम कंपनीज एक्ट 1956 से कंपनीज एक्ट 2013 पर आए थे तो सेक्शन नए आए, प्रोविजन नए आए, और उन नए प्रोविजंस की कंप्लायंस के लिए कुछ टाइम पीरियड दिया गया था कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको इन प्रोविजंस की कंप्लायंस करानी है। कुछ जगह पर वो 1 साल था, कुछ जगह पर वो 2 साल थे, कुछ जगह पर वो 3 साल थे, कुछ जगह पर 6 मंथ्स थे। कंपनीज एक्ट 2013 की इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2014 है मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसके 3 साल भी यदि मैं देखूं तो 31 मार्च 2017, और अब चल रहा है 2020। सो उन ट्रांजिशनल प्रोविजंस की आज की डेट में कोई रेलिवेंसी नहीं बचती है। तो ऐसे सेक्शंस जो एक तरीके से रिडंडेंट हो चुके हैं करंट सिनेरियो में, तो उनको मैंने ना तो बुक्स में इनकॉर्पोरेट किया है, ना ही नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया है, और ना ही मैं उनको आगे चलकर अपनी डिस्कशंस का पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि उनकी कोई रेलिवेंसी आज की डेट में नहीं बचती है। चलिए, तो सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 की डिस्कशन हम कर रहे थे। सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 रेजिडेंट डायरेक्टर का पॉइंट है, जो ये कहता है एवरी कंपनी। अब इस पॉइंट को देख लीजिए, एवरी कंपनी। अब जब वर्ड एवरी आ गया तो इसका मतलब प्राइवेट, पब्लिक, 1 पर्सन, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सेक्शन 8, निधि, सारी की सारी कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं, शैल हैव, अगेन वर्ड यूज्ड हुआ, एट लीस्ट 1 डायरेक्टर, एट लीस्ट 1 डायरेक्टर जो इंडिया में स्टे करेगा फॉर अ पीरियड इक्वल टू और मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और इमीडिएट नेक्स्ट 31 मार्च पर कंप्लीट होगा।
तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक डायरेक्टर का स्टे कम से कम एटलीस्ट 182 डेज का तो रहना ही चाहिए, 182 डेज का तो रहना ही चाहिए। ओके, एक डायरेक्टर का। हाउएवर, यदि मान लीजिए कोई नई कंपनी बनी, अब नई कंपनी बनी अक्टूबर 2020 के अंदर, या मान लीजिए नई कंपनी बनती है नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में, अब 182 दिन कैसे पूरे कर ले? तो ऐसे केसेस में लॉ कहता है कि यदि कंपनी नई बनाई गई है तो आपको उस पर्टिकुलर पहले फाइनेंशियल ईयर के लिए इस सेक्शन की जो कंप्लायंस करनी है वो प्रोपोर्शनेट डेज के बेस पर कर लो। प्रोपोर्शनेट कैसे? एक साल में 365 दिन, 365 में आपका स्टे चाहिए 182 का। कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एग्जिस्टेंस में रही मान लीजिए 180 डेज, 365 में रिक्वायरमेंट है 182 डेज की, तो 180 डेज में रिक्वायरमेंट कितने दिनों की रहेगी? ये प्रोपोर्शनेट का प्रोविजन आ गया। मैंने इसका एक एग्जांपल भी ले रखा है बेटर क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या इंटीग्रेटेड केस स्टडीज फ्रेम हो सकती है। तो जहां पर भी पॉसिबल होता है कोई भी प्रोविजन यदि हमारे पास आएगा तो हम कोशिश करेंगे उसके एग्जांपल्स के थ्रू हम उनको कवर अप कर लें। तो पहले तो पॉइंट आ गया मेरे पास, एवरी कंपनी शैल हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया फॉर 182 days or more during the financial year. However, this requirement shall apply proportionately for the financial year जिसमें कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस ईयर में हम इस रिक्वायरमेंट को प्रोपोर्शनेटली अप्लाई करेंगे, प्रोपोर्शनेटली। चलिए, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहां पर, एक एग्जाम्पल इसका भी है, एक एग्जाम्पल इसका भी है। मैंने 3 फाइनेंशियल ईयर्स लिए हैं आपके रेफरेंस के लिए। एग्जाम में कोई भी फाइनेंशियल ईयर पूछा जा सकता है इन तीनों में से। एक फाइनेंशियल ईयर लिया मैंने 18-19 का एग्जिस्टिंग कंपनी का, दूसरा फाइनेंशियल ईयर लिया मैंने 1920 का एक एग्जिस्टिंग कंपनी का, तीसरा फाइनेंशियल ईयर मैंने कंसीडर किया है 2021 एक न्यू कंपनी के केस में। और थोड़ा सा यहां पर एक स्पेशल प्रोविजन है फाइनेंशियल ईयर 1920 के रेफरेंस में। जब भी आप इन प्रोविजंस को पढ़ें तो कोशिश करिएगा आपके एग्जाम से इमीडिएट पहले वाला फाइनेंशियल ईयर के रेफरेंस में प्रोविजंस को पढ़ने की। इसका कारण है कि जब भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जनरली एग्जाम से पहले वाला फाइनेंशियल ईयर कंसीडर होता है। ऐसा नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर की वेटेज या फिर इंपॉर्टेंस सिर्फ डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में रहती है, इसका फोकस हर एक पेपर के अंदर रहता है। फाइनेंशियल ईयर का कंसीडरेशन आपको देना चाहिए, चाहे वो लॉ के पेपर हो, अकाउंट के पेपर हो, ऑडिट के पेपर हो। जैसे रेजिडेंट डायरेक्टर की ये जो रिक्वायरमेंट है ना, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, या फिर ये रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनेटली अप्लाई होगी। बट दोनों ही केस में एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है फाइनेंशियल ईयर 1920। फाइनेंशियल ईयर 1920 के रेफरेंस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 24 मार्च 2020 को एक सर्कुलर इशू किया था, जो मेजरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लिए थे कंपनी लॉ के रेफरेंस में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया गया था मार्च 2020 में कोविड को देखते हुए, तो देयर वर सम इंस्टांसेस, मान लीजिए किसी कंपनी में डायरेक्टर का पीरियड 170 डेज का था और इंटरनेशनल फ्लाइट्स मान लीजिए 15 मार्च को रोक दी गई, और एक पर्सन क्वेश्चन रेज करता है
कि 170 डेज मेरे हो गए थे, 16 मार्च को मुझे इंडिया में आना था, 16 मार्च से 31 मार्च तक मेरे 15 दिन और हो जाते, 170 प्लस 15 185 डेज हो जाते, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती। अब आपने तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर एक प्रोहिबिशन लगा दी थी। तो ऐसी सिचुएशंस को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मार्च 24 मार्च 2020 को सर्कुलर इशू किया था और बहुत सारी रिलैक्सेशन दी थी, और उस रिलैक्सेशन में एक रिलैक्सेशन ये भी थी कि जो मिनिमम रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट है 182 डेज की, ये 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के केस में अप्लाई नहीं होगी और इसको कोई नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। यदि किसी कंपनी में ऐसा हो जाता है कि कोई भी डायरेक्टर 182 डेज या उससे ज्यादा का स्टे इंडिया में नहीं रख पा रहा फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर, तो आपको 3 पॉइंट्स हैं जो रेजिडेंट डायरेक्टर के केस में याद रखने हैं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट कि एवरी कंपनी शेल हैव अ रेजिडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट वन रेजिडेंट डायरेक्टर जिसका स्टे पीरियड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इधर 182 डेज और उससे ज्यादा का हो। एक बात तो ये हो गई। नंबर 2, फाइनेंशियल ईयर 1920 के केस में ये रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होंगी। नंबर 3, कि यदि एक कंपनी नई बनाई गई है तो जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस ईयर के रेफरेंस में ये पीरियड 182 डेज का प्रोपोर्शनेटली अप्लाई होगा। और ये भी यदि कंपनी 1920 में बनी है तब 1920 में प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, मिनिमम रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। चलिए पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। For financial year 1819, the period of stay of directors in India of X Limited, 1819 फाइनेंशियल ईयर की बात की है मैंने। D1, D2, D3, D4, D5 कंपनी में 5 डायरेक्टर है और इनका पीरियड 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर, more than 182 days, 15th जून 15th अगस्त 2 महीने, 1st जनवरी 15th जनवरी 15 days only, 10th अक्टूबर 5th of January less than 3 month, 18th जून 20th जुलाई approximate 1 month 2 days, चारों केस में less than 182 days। My question is, क्या सेक्शन 149(3) कंप्लाइड हो गया है, इसका प्रोविजन कंप्लाई किया गया? जी हां, D1 एटलीस्ट 1, एक ही तो चाहिए, कम से कम एक, और एक का पीरियड 182 डेज से ज्यादा का था, तो D1 को हम रेजिडेंट डायरेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, कई बार बच्चे लॉ के पेपर में डेज को ध्यान ही नहीं रखते, ईयर को ध्यान नहीं रखते, ठीक है जो मर्जी ईयर ले लो। अब यहां पर्टिकुलरली देखना, फाइनेंशियल ईयर 1920 की मैंने बात की और मैंने सारे डायरेक्टर्स का इंडिया का स्टे बताया और किसी भी डायरेक्टर का स्टे 182 डेज से ज्यादा का नहीं है, 182 डेज भी नहीं है किसी का स्टे। सबके 5 डायरेक्टर हैं और पांचों डायरेक्टर का स्टे लेस देन 182 डेज का है। स्टेट, क्या सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 कंप्लाइड हुआ है? वेदर सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 हैज बीन कंप्लाइड विद, बताइए। यस, यस, नहीं। कंप्लायंस की यदि मैं बात करूं तो कंप्लायंस तो नहीं हुआ, लेकिन यदि मैं पूछूं क्या कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन भी नहीं हुआ। क्यों? रिलैक्सेशन मिली हुई है, रिलैक्सेशन मिली हुई है, तो मैं इसको किसी भी कॉन्ट्रावेंशन में नहीं लेकर जा सकता। तो मैंने क्वेश्चन को भी कॉन्ट्रावेंशन की फॉर्म में ही फ्रेम किया है। देखिए, क्या सेक्शन
149 सबसेक्शन 3 हैज बीन कॉन्ट्रावीन। अब यदि ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो जाए, क्या 149.3 कंप्लाइड विद? अब इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ है। कंप्लाइड विद, कंप्लाई तो नहीं हुआ, लेकिन कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। तो 149.3 की रिक्वायरमेंट ही अप्लाई नहीं हो रही थी, तो उसके कंप्लायंस का क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्वेश्चन क्या बनता है, क्या 149.3 कॉन्ट्रावीन हुआ है? मैं कह सकता हूं कॉन्ट्रावीन तो नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रावीन नहीं हुआ। रीजन, एमसीए का सर्कुलर नंबर 11/2020 डेटेड 24 मार्च 2020 जो ये कहता है कि मिनिमम रेजिडेंसी का नॉन कंप्लायंस कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। तो नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा, तो क्या इसको कंप्लायंस मान लें? क्या हम इसको कोई कंप्लायंस मान ले? हम इसको कोई कंप्लायंस भी नहीं मान सकते। रीजन क्या है? रीजन क्या है? 182 डेज तो कोई भी डायरेक्टर ही नहीं था, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये कह सकते हैं। कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो किसी चीज की रिक्वायरमेंट ना हो तो मैं ये कह दूं कि हाँ मैंने तो कंप्लाई किया है। भाई साहब, इस साल रिक्वायरमेंट नहीं थी कंप्लायंस की। कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं कह सकता मैं इसको कि मैंने कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। नो, इट इज नॉट सो। सो दैट इज द रीजन कि यदि क्वेश्चन ये बनता है क्या रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया है, तो आप लिखें रिक्वायरमेंट ही एप्लीकेबल नहीं थी। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आस्किंग दिस कि रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया है या नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल लेटेस्ट 1920 के लिए अप्लाई होगा, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के रेफरेंस में। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। ए प्राइवेट लिमिटेड was incorporated on 15th of July 2020. Compute number of days a director must stay in India so as to fulfill the requirement of section 149 subsection 3. सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट क्या है? सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 कहता है कि जो ये रिक्वायरमेंट है, the year in which the company is incorporated, for that year this requirement will apply proportionately. So in reference to this year, the year of incorporation, that is 2021, proportionate application will be there, and first we compute number of days from 15th of July 2020 से 31st March 2021 तक। जुलाई में 17 इंक्लूडिंग 15 को भी मैंने काउंट किया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 260 ही बनते हैं ना, गलत तो नहीं हो गया ये? 17 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, 260 है एग्जैक्ट, 260 डेज। 365 में 182 डेज की रिक्वायरमेंट है, तो 260 में कितनी डेज की रिक्वायरमेंट है? 130 डेज की। प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन, प्रोपोर्शनेटली। सो सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 का जो प्रोविजन है, एवरी कंपनी शैल हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड 182 डेज और मोर। ये रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनेटली अप्लाई होती है इन द केस ऑफ ए कंपनी विच इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जिस ईयर में इनकॉर्पोरेशन हुआ उस ईयर के लिए प्रोपोर्शनेट रिक्वायरमेंट अराइज होगी। सो ये थे हमारे प्रोविजन इन रिलेशन टू द रेजिडेंट डायरेक्टर। सो नोटिंग मैंने पहले से करके रखी हुई है। टारगेट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि नोटिंग यदि मेरे पास पहले से होगी तो मैं ज्यादा टाइम डिस्कशंस के ऊपर लगा पाऊंगा, मैं ज्यादा एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जो नोटिंग है वो मैं आप लोगों को पहले से ही प्रोवाइड करा करके रखूंगा। बट
मेरी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, एडवाइस है कि आप इंस्टेड ऑफ प्रिंट आउट इन चीजों को अपने रजिस्टर खुद बनाएं और उसके अंदर इनको आप खुद नोट डाउन करें, वो ज्यादा बेटर होगा, उससे एक रिवीजन और बढ़ती है। ठीक नाउ, अच्छा, अभी इसी को कराते हुए एक छोटा सा पॉइंट और माइंड में आया, उसको भी डिस्कस कर लेता हूं, वैसे वो आगे भी डिस्कस होगा। मान लीजिए एक कंपनी में मिसेज ए जिसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2021 में 250 दिन का है और कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सेक्शन 149(4) की रिक्वायरमेंट के अंडर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन अप्लाई हो रहा है और कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए थे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया 149(6) में दिया गया है कि एक पर्सन को कब माना जाएगा कि उसकी का स्टेटस इंडिपेंडेंस का है, कि उसकी शेयर होल्डिंग को ध्यान में रखकर, उसकी एसोसिएशंस को ध्यान में रखकर, कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडियरी में, एसोसिएट्स में, ज्वाइंट वेंचर में, बड़े सारे प्रोविजन, बहुत डिटेल क्राइटेरिया है सेक्शन 149(6) का। मान लीजिए ये लेडी जिसका स्टे पीरियड 200 दिन का है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, वो 149 सबसेक्शन 6 का क्राइटेरिया भी पूरा करती है। क्या वो लेडी 3 प्रोविजन को इकट्ठा पूरा कंप्लाई करा जाएगी? नंबर 1 वो वुमेन डायरेक्टर, नंबर 2 वही रेजिडेंट डायरेक्टर, नंबर 3 वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या एक पर्सन एक से ज्यादा पोजीशन में कंसीडर किया जा सकता है? जवाब है हां। मान लीजिए इस लेडी की अपॉइंटमेंट स्मॉल शेयर होल्डर ने करवाई थी। एक प्रोविजन है जो आगे जाकर पढ़ेंगे हम, सेक्शन 151 के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का। अब यदि एक डायरेक्टर को स्मॉल शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट कराया था, स्मॉल शेयर होल्डर की दैट डायरेक्टर वाज इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर, वो 149(6) का क्राइटेरिया भी फुलफिल करती है और उनका स्टे पीरियड 182 डेज से ज्यादा का भी है। तो क्या एक ही समय पर एक पर्सन एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एज ए रेजिडेंट डायरेक्टर, एज ए वुमेन डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं सबको फुलफिल कर रहा है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? जवाब है जी हां, कोई प्रोविजन नहीं है, कोई भी वायोलेशन नहीं है, कोई भी इस तरीके की हम ये कहेंगे वायोलेशन या कॉन्ट्रावेंशन है, नो, ऐसा कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं है जो ये कहता हो कि हां एक पर्सन एक से ज्यादा स्टेटस में नहीं हो सकता। हां, जब हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेक्शन 161 में, वहां पर ऐसा एक प्रोविजन है कि यदि एक डायरेक्टर कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पर है तो वो उसी कंपनी के अंदर किसी दूसरे डायरेक्टर के लिए ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का रोल प्ले नहीं कर सकता। सो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट अभी तो जो यहां पर हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक वुमेन डायरेक्टर का, दूसरा रेजिडेंट डायरेक्टर का, और तीसरा कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। तो क्या एक पर्सन एक से ज्यादा रोल में फंक्शन कर सकता है? एक से ज्यादा रोल की कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर सकता है? जी हां, सिंगल पर्सन वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तीनों का रोल प्ले कर सकता है, प्रोवाइडेड वो सबके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो। यदि वो 149(6) के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो वो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है, यदि वो पर्सन लेडी है तो वो वुमेन डायरेक्टर है, यदि उस पर्सन का स्टे पीरियड इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा का है तो वो रेजिडेंट डायरेक्टर भी है।
तो वो 3 रिक्वायरमेंट्स को कंपनी लॉ की साइमल्टेनियसली फुलफिल कर रही हैं वो लेडी। सो ये हमारा प्रोविजन था एज टू वुमेन डायरेक्टर एंड द रेजिडेंट डायरेक्टर एंड मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का। सो इस सेशन को हम यहीं पर फाइंड अप करते हैं।